नमस्कार सरला जी। पिछले सत्र में हमने सीखा कि हम प्रोड्यूसर कंपनी एक्ट 2013 और कंपनीज एक्ट 2020 के तहत अपने एफपीओ को कैसे रजिस्टर्ड कर सकते हैं। अब आगे हम किस विषय पर चर्चा करने वाले हैं? नमस्कार विनोद जी। इस सत्र में हम उन नियम कानूनों के बारे में जानेंगे जिन्हें रजिस्ट्रेशन के बाद एक एफपीसी को पालन करने की आवश्यकता होती है। कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 में एफपीसी के लिए कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय एमसीए को नियामक निकाय बनाया गया है। प्रोड्यूसर कंपनी को एमसीए द्वारा निर्धारित वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। अधिकतर वैधानिक अनुपालन से जुड़े नियम एमसीए की वेबसाइट पर दिए गए हैं। अच्छी बात यह है कि इनमें ज्यादातर वैधानिक अनुपालन एमसीए पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन पूरे किए जा सकते हैं। जी सरला जी, ये बहुत अच्छा है। इससे काफी मदद मिलेगी। क्या आप मुझे उन प्रावधानों के बारे में बता सकती हैं जिनका अनुपालन एफपीओ को रजिस्ट्रेशन के बाद करना जरूरी है? विनोद जी, आइए हम एफपीसी के रजिस्ट्रेशन के उपरांत प्रथम वर्ष के दौरान किए जाने वाले अनुपालनों पर एक नजर डालते हैं। कंपनी के नाम पर अकाउंट खोलें और पैन कार्ड के लिए आवेदन करें। कंपनी रजिस्टर होने के 2 महीने के भीतर सभी शेयर होल्डर्स को शेयर सर्टिफिकेट मुहैया कराएं। पहली बोर्ड बैठक कंपनी बनने की तारीख से 30 दिन के भीतर की जानी चाहिए। कंपनी को अपने बिजनेस कार्ड्स, लेटर हेड, बिल हेड्स, नोटिसों और अन्य सभी दस्तावेजों पर कंपनी का कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर यानी CIN, टेलीफोन नंबर, ईमेल एड्रेस और वेबसाइट एड्रेस छापना जरूरी है। यदि गठन की प्रक्रिया के समय रजिस्टर्ड ऑफिस का पता नहीं दिया गया है तो एफपीसी को INC 22 फॉर्म रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास 30 दिन के भीतर जमा कराना होगा। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को मंजूर करने और बोर्ड के निदेशकों की नियुक्ति हेतु कंपनी बनने के 90 दिन के भीतर पहली वार्षिक आम बैठक आयोजित की जानी चाहिए। इनसे संबंधित जानकारी एमसीए पोर्टल पर उपलब्ध है और आवश्यक प्रपत्र पोर्टल से डाउनलोड किए जा सकते हैं। ठीक है सरला जी, मैं इन बातों को ध्यान में रखूंगा। ऑडिटर की नियुक्ति महत्वपूर्ण है और पहला ऑडिटर एफपीसी बनने की तारीख से 3 महीने के भीतर या पहली बोर्ड बैठक में नियुक्त किया जाना चाहिए। कंपनी के पहले ऑडिटर की नियुक्ति बोर्ड द्वारा की जाएगी और कंपनी एक्ट के प्रावधानों के अनुसार ही कोई बदलाव किए जाएंगे। ऑडिटर की पहली नियुक्ति के समय कंपनी सेक्रेटरी ADT 1 फॉर्म दाखिल करेगा और इसे एमसीए पोर्टल पर ऑनलाइन जमा किया जाएगा। कंपनी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 4 बोर्ड मीटिंग करना आवश्यक है। 2 बोर्ड मीटिंग्स के बीच का अंतराल 3 महीने से अधिक का नहीं होना चाहिए। इसी तरह 2 वार्षिक आम बैठकों के बीच का अंतराल 15 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। आइए अब हम अकाउंट्स और ऑडिट से संबंधित अनुपालन के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। प्रत्येक कंपनी को कंपनी एक्ट 2013 की धारा 128 के अनुसार अपने खातों का रखरखाव करने की आवश्यकता है। हर वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर कंपनी के खातों का ऑडिट सर्टिफाइड अकाउंटेंट द्वारा किया जाना आवश्यक है। अकाउंट का सही हिसाब किताब और ऑडिट से पहले संबंधित रजिस्टरों में समय समय पर प्रविष्टियों को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी कंपनी और उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की होती है। एफपीसी की ओर से जमा किए जाने वाले रजिस्टरों और रिकॉर्ड्स की सूची एमसीए की वेबसाइट पर मौजूद है। इस जानकारी के लिए धन्यवाद सरला जी। मैं समझ गया हूं कि सीईओ को अकाउंट और सभी रिकॉर्ड के मानदंडों के अनुसार रखने और समय पर ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार होगा और एफपीसी का बोर्ड इसकी मॉनिटरिंग करेगा। सर्टिफाइड अकाउंटेंट अपनी ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जिसे कंपनी की वार्षिक आम बैठक AGM में प्रस्तुत कर मंजूरी लेनी होगी। AGM के बाद कंपनी एमसीए की वेबसाइट पर अपना वार्षिक रिटर्न MGT 7 फॉर्म और वित्तीय वितरण AOC 4 फॉर्म दाखिल करेगी।
हाँ सरला जी, मैंने आपकी बातों पर गौर किया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है और मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट की मदद से सारे काम समय पर कर लिए जाएं। अब हम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी पर चर्चा करते हैं। यदि किसी कंपनी का वार्षिक टर्नओवर 20 लाख या अधिक है अथवा 20 लाख तक पहुंचने की संभावना है तो उसे जीएसटी के तहत रजिस्टर कराना जरूरी है। उत्तर पूर्व और पर्वतीय राज्यों के लिए टर्नओवर की सीमा 10 लाख है। जिन राज्यों में प्रोफेशनल टैक्स अनिवार्य है वहां बिजनेस करने के लिए एफपीसी को प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होगा। यदि कंपनी बीज, उर्वरक और कीटनाशक से संबंधित व्यवसाय कर रही है तो प्रोड्यूसर कंपनी को अपने राज्य में संबंधित विभागों से बीज, उर्वरक और कीटनाशक के लाइसेंस लेने की आवश्यकता होगी। बीओडी और सीईओ को इन लाइसेंसों का समय पर नवीनीकरण कराना चाहिए। लाइसेंस के संबंध में अनुपालन न करने पर सरकार के प्रावधानों के अनुसार उन्हें रद्द किया जा सकता है और जुर्माना भी हो सकता है। धन्यवाद सरला जी। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि हम कारोबार शुरू करने से पहले संबंधित विभागों से जरूरी लाइसेंस हासिल कर लें और उनका समय पर नवीनीकरण भी करवाएं। एक रजिस्टर्ड प्रोड्यूसर कंपनी को वार्षिक तौर पर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी आरओसी की जानकारी देनी होती है। कंपनी सेक्रेटरी के माध्यम से आरओसी रिटर्न जमा करवाना होगा। आरओसी को एफपीसी की संरचना में किसी भी बदलाव की सूचना देना आवश्यक है, जैसे गवर्नेंस, पूंजी, बोर्ड और कारोबार। ये जानकारी उपयुक्त फॉर्म के जरिए देनी होगी। एमसीए पोर्टल पर अधिकांश फॉर्म उपलब्ध हैं। इन्हें जमा करने के लिए डायरेक्टर व चेयरमैन के डिजिटल सिग्नेचर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के डीआईएन तथा अंत में सीए या सीएस द्वारा प्रमाणित किया जाना आवश्यक है। दिखाए गए चार्ट में एमसीए पोर्टल फॉर्म एवं कैलेंडर का विवरण दिया गया है। तीसरा कॉलम ऑनलाइन फाइलिंग के लिए एमसीए पोर्टल पर उपलब्ध फॉर्म्स को दिखाता है। इसके नवीनतम संस्करण देखने के लिए एमसीए की वेबसाइट पर ऑनलाइन देखा जा सकता है। कैलेंडर वर्ष में कितनी बार जानकारी दर्ज करनी है, ये भी उस माह के कॉलम में क्रॉस के माध्यम से दिखाया गया है। उदाहरण, कॉलम 5 में बोर्ड के सदस्यों का चुनाव एमसीए पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत किए जाने वाले संबंधित प्रपत्र DIR 3, DIR 11, DIR 12 दिए गए हैं। कॉलम 3 बताता है कि बोर्ड के 1/3 सदस्यों को हर साल या एफपीसी के AOA के अनुसार चुना जाना है। अन्य अनुपालन जैसे आईटी रिटर्न और जीएसटी को संबंधित विभागों के साथ दायर करने की आवश्यकता है, जो ऑनलाइन किए जा सकते हैं। किसी भी फाइलिंग में चूक पर संबंधित विभागों को नियमों के मुताबिक जुर्माना भी लगाया जा सकता है। विनोद जी, मुझे आशा है कि आप एफपीओ के लिए निर्धारित वैधानिक आवश्यकताओं के बारे में अच्छी तरह समझ गए होंगे। आपने जो सीखा है, क्या आप उसे संक्षेप में बता सकते हैं? जी बिल्कुल सरला जी, आपने बेहतरीन ढंग से एफपीसी से संभावित वैधानिक आवश्यकताओं के बारे में जानकारी दी। मेरे अनुसार किसी कंपनी के गठित होने के पहले वर्ष के दौरान जो कार्य अनिवार्य हैं, उनमें शामिल है 30 दिन के भीतर बोर्ड की बैठक, 90 दिन के भीतर पहली वार्षिक आम बैठक, 30 महीने के भीतर पहले ऑडिटर की नियुक्ति, प्रत्येक वर्ष में 4 बोर्ड बैठकें, सदस्यों का रजिस्टर, डायरेक्टरों का रजिस्टर, शेयर प्रमाण पत्रों का रजिस्टर, फीस रजिस्टर, कर्ज और निवेश रजिस्टर को बना के रखना होगा, हिसाब किताब रखना और ऑडिट करवाना, नियमित रूप से जीएसटी रिटर्न और अन्य टैक्स भरना, व्यवसाय के लिए लाइसेंस हासिल करना और उनका समय पर नवीनीकरण करवाना, कंपनी सचिव के माध्यम से आरओसी और आयकर रिटर्न दाखिल करवाना। बहुत अच्छा विनोद जी। आइए अब एक एफपीसी को देखने चलते हैं और देखते हैं कि वे कैसे अपने दस्तावेज और रिकॉर्ड रखते हैं और कैसे नियम कायदों का पालन सुनिश्चित करते हैं।